जय हिंद दोस्तों, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अलग अलग टॉपिक पर बनाते आए हैं और उस सभी का बहुत अच्छा फीडबैक है और उसमें जो भी आपको कमियां लगती हैं या जो भी चीजें लगती हैं तो आप जरूर कमेंट करें। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के साइंस एंड सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाए गए थे। वैसे ही अब तहसीलों को भी क्या किया जा रहा है, साइबर तहसील किया जा रहा है। ये शुरुआत हो चुकी है। साइबर तहसील सीहोर और दतिया जिले से शुरू की थी। उसके बाद जो है अब में साइबर तहसीलें शुरू की गई थी। वो कहाँ की गई थी? सीहोर में और दतिया में की गई थी। तो इसको याद रखना, साइबर तहसील से आपका क्या होगा? साइबर तहसील से आपका घर बैठे ऑनलाइन काम करवाया जाएगा। फिर अगला फैक्ट है हमारे में पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगेगी? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगेगी और ये आपके महाशिवरात्रि के दिन लॉन्च की जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यहाँ जंतर मंतर उज्जैन में है और उज्जैन प्राचीन से ही बहुत प्रसिद्ध शहर रहा है। बहुत ही विक्रमादित्य की नगरी कहलाती है और भारत की प्राचीन ग्रीनविच सिटी भी उज्जैन को कहते हैं। ग्रीनविच सिटी का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आज हम देखते हैं भारत की टाइमलाइन या भारत का ग्रीनविच समय टाइम है, वो कहां से लिया जाता है? वो नैनी इलाहाबाद से लिया जाता है, जो आपके 5 राज्यों से जाता है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को हम अपने भारत का टाइम जोन मान के रखते हैं और उसी से हम पूरे भारत का टाइम मापते हैं। तो पहले जो हमारा शहर था या जगह थी वो उज्जैन थी और पहले के फॉर्मेट में और अब के फॉर्मेट में थोड़ा सा अंतर है। अब हम देखते हैं कि रात के 12 बजे से दूसरा दिन लग जाता है, लेकिन पहले जब उज्जैन हमारा भारत का ग्रीनविच टाइम हुआ करता था उस समय सुबह 6 बजे से लेके दूसरे दिन के सुबह 6 बजे तक ही एक दिन होता था। यानी कि आपका पूरा दिन और उसी दिन की पूरी रात मानी जाती थी। रात में आपका टाइम चेंज नहीं होता था। जब आपका सूर्योदय होता था तभी आपका दूसरा दिन लगता था। तो उज्जैन में ऐसी ढेर सारी चीजें हैं। जैसे आपने बराह मिहिर का नाम सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध खगोलज्ञ रहे जिनने गुरुत्वाकर्षण के नियम को सबसे पहले बताया था अपनी थ्योरी में। तो ये आपका उज्जैन है जहां दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगेगी। फिर उसके बाद आपका डिजिटल बैंकिंग यूनिट। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट हर एक तरफ आप देख रहे हैं। कोरोना के बाद से या 2016 में आपने देखा होगा इंडिया डिजिटल प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके तहत सभी चीजों को डिजिटलाइज किया गया था। तो उसी के तहत ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा चीजें डिजिटल हो। वैसे भी पूरे विश्व में ज्यादा डिजिटल चीजें अपनाने में भारत बहुत आगे चल रहा है। हर एक जगह डिजिटल पेमेंट, डिजिटल यूनिट स्थापित की जा रही हैं। तो इसमें हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर को देश के 75 जिलों में आपके डिजिटल बैंक यूनिट राष्ट्र को समर्पित की थी। उन 75 डिजिटल यूनिट में आपके मध्य प्रदेश के 3 शहर हैं। एक आपका सागर है, एक आपका इंदौर है और एक आपका होशंगाबाद का क्या है? इटारसी है। तो इन 3 जगहों पर मध्य प्रदेश में डिजिटल बैंकिंग यूनिट शामिल आपकी की जाएंगी। तो इसको याद रखना है आपको। फिर उसके बाद जवाहर मक्का 1014, ये जो है मक्का की एक वैरायटी है, एक प्रजाति है जिसका नाम क्या रखा गया है? मक्का रखा गया है। अभी हमारे राज्य में मक्का का बहुत जबरदस्त उत्पादन हुआ है। इस वर्ष भी यदि आप देखेंगे तो काफी मात्रा में मक्के का उत्पादन किया गया है। यदि हम मक्का देखें किस जिले में सबसे ज्यादा होता है, तो इसके लिए 3 सबसे ज्यादा उत्पादक जिले हैं। एक आपका धार है, एक आपका छिंदवाड़ा है और एक आपका नरसिंहपुर है। और छिंदवाड़ा को भारत की कॉर्न सिटी भी कहा जाता है मक्के के उत्पादन के कारण। तो ये जवाहर मक्का हमारे देश के साइंटिस्ट द्वारा ये विकसित किया गया है और देसी मक्का किस्मों पर जो है रिसर्च करके छिंदवाड़ा जिले के वैज्ञानिकों ने मक्का की एक नई प्रजाति लाई है जिसका नाम क्या रखा गया है? जवाहर मक्का। और उसका कोड क्या है? 1014 ना। तो वैरायटी हमेशा इस कोड के नाम से जानी जाती है। कुछ जो है नामों से रखी जाती है, वैज्ञानिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस मक्के की प्रजाति की क्या खासियत होगी? इसमें आयरन होगा, कॉपर और जिंक की मात्रा सबसे अधिक होगी। तो ये मक्के की विकसित प्रजाति है।
पहली किस्म है जो न्यूट्रिशन के लिए सबसे ज्यादा रहेगी, न्यूट्रिक रिच रहेगी ना, तो इसमें न्यूट्रंस की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य आपका कुपोषण की समस्या से काफी जूझ रहा है, जिसमें आपने श्योपुर देखा होगा सबसे ज्यादा कुपोषित जिला है, या आपके जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें मक्के का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, तो उसके कारण इस प्रकार की प्रजाति या इस प्रकार की वैरायटी को डेवलप करने की जरूरत पड़ी, जो कि बहुत ही जबरदस्त काम है। उसके बाद हम देखेंगे ई रूपी योजना। ई रूपी योजना क्या कहलाती है? मध्य प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला जो है देश का पहला राज्य बन गया है, ई रूपी योजना। तो पहले इसको देख लेते हैं। देश में पहली बार कहां की गई है? भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज में। कहां की गई है? भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज में ई रूपी के जरिए क्या इलाज शुरू हुआ है। अब ई रूपी को हम देख लेते हैं। ये एक प्रकार से डिजिटल पेमेंट है जो कि भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है। आरबीआई ने काफी पहले इसका प्रयास कर दिया था। डिजिटल करेंसी आपने कई प्रकार से सुन रखी होगी। तो ये जो ई रूपी योजना है, इसमें क्या करेंगे? इसमें ये जो करेंसी लॉन्च करेंगे या करेंसी लाएंगे, तो इसके तहत जो सरकार की कुछ गिनी चुनी योजना है वो जो है इसके अंतर्गत आएंगी। मान लो आप जो है एक बीपीएल कार्ड धारक हैं और आप आयुष्मान के लाभार्थी हैं, आपको किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाना है, तो आप जो है आपके पास यदि ई रूपी पेमेंट है, यानी कि आप उसके अंडर में आएंगे, तो आप पहले से ई वाउचर, ई रूपी पेमेंट आप जो है ले सकते हैं। जब भी आप हॉस्पिटल जाएं तो वो ई रूपी वाउचर आप उनको दें और आपका इलाज हो जाएगा। आपको जो है हार्ड करेंसी या पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो है वो ई रूपी कार्ड या ई रूपी जो है आपकी मुद्रा चल जाएगी। तो इस प्रकार की ये कोशिश की गई है पहली बार। तो ये किसने की है? आप देखेंगे इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, तो इसे जरूर याद रखना। ये हमारी क्या है? ई रूपी योजना। फिर उसके बाद जो है 40mm या L-70 एंटी एयरक्राफ्ट बम, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं वहां इनको बनाया गया है। जबलपुर की खमरिया फैक्ट्री, जबलपुर में आप देखेंगे खमरिया फैक्ट्री की स्थापना 1942 में हो गई थी और इसके द्वारा तरह तरह के जो हैं आपके बम बनाए गए हैं। और जेपी बम, इसमें बहुत सारे नाम आएंगे आपके। यहीं पर आपकी गन कैरेज फैक्ट्री भी है, जीसीएफ फैक्ट्री भी है, जो कि आपकी 1904 में बन गई थी और ये दोनों आपकी ISO 9001 सर्टिफाइड है। तो इसमें आपके जबलपुर के खमरिया में स्थित गन कैरेज फैक्ट्री में पहली बार जो है आपका 40mm या L-70 एंटी एयरक्राफ्ट बम बनाया गया है, तैयार किया गया है, जिसको आप जो फाइटर जेट में लगा के जो है उपयोग कर सकते हैं। अब इस बम की डिमांड कहाँ की गई है? आपके स्वीडन में। तो हमारे जबलपुर की खमरिया फैक्ट्री में जो बम बन रहा है उसको कहाँ हम एक्सपोर्ट करेंगे? स्वीडन को। कितने करेंगे हम? 40,000 बम की सप्लाई करेंगे। तो आपके जबलपुर के जो बम हैं वो कहाँ भेजे जाएंगे? स्वीडन भेजे जाएंगे। कितनी डिमांड है आपके? 40,000 बम की, जिसमें आपकी पहली खेप 11,000 बम की जो है भेजी जा चुकी है। तो ये आप याद रखना, ये ऐसे बम है जो जमीन और हवा दोनों जगह फायर किए जा सकते हैं। आपने जैसे मिसाइल देखे होंगे, एयर टू एयर होते हैं, हाँ, आपके एयर टू सरफेस होते हैं, सरफेस टू सरफेस होते हैं, वैसे ये कैटेगरी आप किससे कर रहे हैं? एयरक्राफ्ट से कर रहे हैं। एयर टू एयर भी कर सकते हैं और एयर टू आपके सरफेस भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपकी कहाँ डिमांड की है? स्वीडन। इसको जरूर याद रखना। और इसकी मारक क्षमता कितनी होगी? लगभग 40 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो ये हमारे 40mm आपके बम हैं जो जबलपुर की खमरिया की गन कैरेज फैक्ट्री में बनाए गए हैं। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का पहला एग्री वोल्टाइक पद्धति से बिजली उत्पादन करने वाला सोलर प्लांट। ये वोल्टाइक पद्धति क्या कहलाती है? पहले उसको थोड़ा सा बता देता हूं। तो इसमें आप जो है दोनों उपयोग कर सकते हैं, आप अपनी खेती भी कर सकते हैं। खेत में लगभग आप 15 फीट ऊपर छज्जा बना के वहां सोलर पैनल लगा के नीचे आप क्या कर सकते हो? एरीगेशन, उसके बाद खेती कर सकते हो, सिंचाई कर सकते हो, जो भी फसलें लगानी है नालियां बना के, बहुत से प्रकार की जो खेती है वो सभी आप कर सकते हो।
कैसे कर सकते हो? वोल्टाइक पद्धति से कर सकते हो। तो ये जो है मध्य प्रदेश में ऐसा करने वाला पहला आपका राज्य है। और ये मध्य प्रदेश में कहाँ की जा रही है? टीकमगढ़ जिले में। कहाँ की जा रही है? टीकमगढ़ जिले में की जा रही है। और पीएम की कौन सी योजना के तहत? कुसुम योजना के तहत। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इन योजनाओं के तहत बहुत सारी आपके किसानों को सब्सिडी दी जाती है सोलर के लिए, सोलर पैनल के लिए, सोलर एनर्जी के लिए। राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलके बहुत सारी सब्सिडी अभी दे रही हैं। तो ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग करके हमारे फॉसिल फ्यूल को भी बचा सकते हैं हम, और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होने से बचेगा हमारा। तो कुसुम योजना के तहत एक एक मेगावाट क्षमता के 2 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे आपके टीकमगढ़ जिले में। तो इसको याद रखना है। अब जो आपकी वोल्टाइक पद्धति है यहाँ भी लिखी है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें सोलर पैनल प्लेट जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंची रहेंगी ना। तो मिनिमम जो है 10 फीट तो आपकी हाइट रहनी ही चाहिए, ताकि नीचे आप जो है दूसरी खेती कर सकें। तो ये आपको देखना है कौन सी है आपकी वोल्टाइक एग्री पद्धति, जो कि मध्य प्रदेश ने सबसे पहले इसे लागू किया है। उसके बाद ई व्हीकल पार्क आपका मध्य प्रदेश ने बहुत जबरदस्त इसकी डिमांड है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जब गुजरात गए थे तो वहां के इंडस्ट्रियल या उद्योगपतियों से बोला गया था कि आप हमारे मध्य प्रदेश में आए। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा ऑटोमोबाइल पार्क कहाँ है? पीथमपुर में है। देश का पहला ऑटो टेस्टिंग ट्रैक भी वहां पर है, और इसी के कारण वहां पर हमारा डिफेंस पार्क भी है। तो पीथमपुर जो है बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग का हब है। तो वहीं या उसी क्षेत्र में ई व्हीकल पार्क की भी स्थापना करने के उद्देश्य से हमारे शिवराज सिंह चौहान ने देश के सभी उद्योगपतियों को निमंत्रण दिया है। बाकी अभी ये जगह डिसाइड नहीं है कि पीथमपुर में ही होगी, लेकिन कहीं भी हो सकती है, और सबसे अच्छी जगह पीथमपुर है। तो ये जो है ई व्हीकल पार्क बनाने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। उसके बाद अगला फैक्ट है हमारा डिजिटल एड्रेस वाला देश का पहला शहर। तो डिजिटल एड्रेस वाला देश का पहला शहर कौन हो सकता है? इंदौर के अलावा सारी चीजें आईआईटी कहाँ है आपकी? इंदौर में है। और आईआईटी के स्टूडेंट वहां इंदौर के लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाते रहते हैं और अच्छी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करवाते रहते हैं। जैसे आपने कुछ साल पहले देखा होगा रोबोट से ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला पहला शहर भी इंदौर बना था, जो कि वहां के आईआईटीएंस ने बनाया था। देश का पहला एक शहर है जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थापित किए गए थे, वो कौन है? इंदौर है। तो वहां ऐसी सौगातें हैं, ऐसी चीजें मिलती रहती हैं। तो वहीं के स्टूडेंट ने क्या किया है? डिजिटल एड्रेस बनाया है। तो डिजिटल एड्रेस बनाने वाला देश का पहला शहर हो गया, और विश्व का दूसरा शहर होगा। अब हम देख लेते हैं अभी तक पहला शहर कौन सा है विश्व में? वो है आपका कैलिफोर्निया, जहां डिजिटल पते। अब डिजिटल पता जो रहेगा उससे क्या फायदा होगा? उससे डिलीवरी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, और आप ड्रोन के माध्यम से चीजें पहुंचा सकते हैं। डिजिटल एड्रेस में हर एक चीज आपकी पता रहेगी कि कहाँ कौन सा एड्रेस है, कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है। आप ड्रोन में वो चीज फीड करेंगे, ड्रोन वहां पहुंचा देगा। ऐसा करने वाला कौन सा शहर हो गया? हमारे राज्य का इंदौर हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश का पहला बड़ा वेटनरी अस्पताल। तो ये वेटनरी अस्पताल जो है आपका पशुओं का अस्पताल है, पशु चिकित्सालय है, और ये सबसे बड़ा कहाँ खोला जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो नेशनल पार्क में खोला जाएगा, जो कि श्योपुर में है। और क्यों खोला जाएगा इसका कारण आप सबको पता है। अभी हाल ही में यहाँ अफ्रीकन चीते लाए गए हैं, और ये अफ्रीका से 20 चीते आने थे, नामीबिया से 8 चीते आ चुके हैं। 12 चीतों की खेप कुछ समय बाद आ जाएगी, जो आपके पालपुर कूनो और कुछ हमारे नौरादेही नेशनल पार्क में लाए जाएंगे। तो उन चीतों को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो, कोई असुविधा ना हो, जिसके लिए वहां आपका वेटनरी अस्पताल खोला जाएगा। तो ये जो है आपके वन्य जीवों के इलाज के लिए कूनो नेशनल पार्क में बन रहा है। ठीक है। अब इसमें अस्पताल की डिजाइन कौन? साउथ अफ्रीका के विशेषज्ञ डॉक्टर एड्रियन और लॉरी मार्कल के साथ मिलकर ये तैयार किया जा रहा है। वैसे यदि अभी हम वर्तमान तक तो हमारे यहाँ वन विहार में रेस्क्यू सेंटर है,
वन विहार में ही हमारे पशुओं का इलाज किया जाता। मान लो राज्य के किसी भी क्षेत्र में आपका पशु घायल हो गया, बीमार हो गया, तो उसको वहां से रेस्क्यू करके वन विहार लाया जाता था और वहां उसका इलाज करते थे। जब वो सही हो जाता था तो उसको वापस छोड़ा जाता था। लेकिन चीतों को ऐसा नहीं कर सकते, चीतों के लिए, क्योंकि वही क्लाइमेट सही है, वही जगह सही है, यदि वहां से यहाँ लाए तो बीमार और ज्यादा हो सकते, इसके लिए वही अस्पताल बनाया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, प्रदेश का सबसे बड़ा वेटरनरी अस्पताल। ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है आपका, पालपुर कूनो नेशनल पार्क में। फिर उसके बाद वेटरनरी का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ, विदिशा में स्थापित किया जाएगा। विदिशा में खुलेगा, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय अपने रिसर्च पशुओं की बीमारियों के बेहतर इलाज की प्रक्रिया और दवाइयों को शहर व ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा सकें। ठीक है, सुविधाएं अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सकें, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ, आपके विदिशा में किया जाएगा, तो इसको याद रखना है। उसके बाद अगला जो हमारा फैक्ट है, देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला। पूर्ण कार्यात्मक क्या होता है, फंक्शनल ट्रांसलिटरेट, यानी कि आपका उतनी शिक्षा जितनी जरूरी हो, जिसमें आप पढ़ सकें और जरूरी की चीजें आप लिख सकें, वो आपका कहलाता है कार्यात्मक शिक्षा। तो ये पूर्ण शिक्षा के अंतर्गत लाया गया और इसके तहत मंडला के सभी लोगों को क्या किया जा रहा है, साक्षर बनाया जा रहा है। तो देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश का मंडला है। मंडला जो है आदिवासी बहुल्य जिला है। अब आप देखेंगे मध्य प्रदेश में लगभग 15 जिले जो संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची है, तो 5वीं अनुसूची के तहत भारत का मुख्य भाग और 6वीं अनुसूची के तहत नॉर्थ इंडिया के ट्राइब्स को लिया गया है। तो जो 5वीं अनुसूची उसके तहत मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिलों को शामिल किया गया है जो आदिवासी जिले हैं। जैसे आप देखेंगे आदिवासी बहुल्य जिले में कौन आते हैं, मंडला आता है, डिंडोरी आता है, आपका बैतूल आता है, धार आता है, अलीराजपुर हो गया, झाबुआ हो गया, या आप ऐसे समझें कि जहां आपका फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है, वहां आपके ट्राइब्स ज्यादा रहते हैं, तो वो आदिवासी बाहुल्य जिले हैं। ठीक है, तो उन जिलों में आपका कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिले में नंबर 1 कौन हो गया, आपका मंडला। मंडला में आपके गोंड और बैगा जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है। ठीक है, तो इसको कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाया गया है और कार्यात्मक साक्षरता में पढ़ने और लिखने का स्किल दिया जाता है, जो आपके दैनिक यूटिलाइजेशन के लिए, उपयोग के लिए या रोज के कार्यों के मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है, तो उतनी शिक्षा दी जाती है इसके तहत। तो ये याद रखना। फिर अगला फैक्ट हमारा है बर्ड फ्लू की पहली स्वदेशी वैक्सीन। तो ये जो है आपकी कहाँ बनाई गई है, ये राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, निषाद। तो बर्ड फ्लू यानी कि आप क्या बोलते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा, है ना, एच एन ये जो है आपके नंबर बदलते रहते, H1 N1, है ना। तो यहाँ H9N2 वायरस है, जो वायरस पर प्रभावी पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार की गई है। इस वैक्सीन के 3 डोज बचाव के लिए काफी रहेंगे। तो ये जो बर्ड फ्लू सबसे ज्यादा किसमें है, आपके मुर्गे और मुर्गियों में सबसे ज्यादा ये बीमारी पाई जाती है। जैसे आपने रानीखेत बीमारी सुनी होगी, ये भी आपके मुर्गे मुर्गियों में कुछ समय पहले, आज से 5-6 साल पहले, ये बर्ड फ्लू बहुत ज्यादा मात्रा में आया था, जिसमें ये बहुत ज्यादा अफवाह फैली थी कि उसको खाने के बाद लोग बीमार हो रहे हैं और सभी पोल्ट्री फार्म वालों ने अपने मुर्गों को डिस्ट्रॉय किया था या उनको अंडरग्राउंड किया था, जमीन में दबाया था। तो ये आपकी स्वदेशी वैक्सीन है। वैक्सीन में आपको ये भी याद रखना है कि जो अभी कोरोना आया था, कोरोना में कोवैक्सीन भारत बायोटेक कंपनी ने बनाई थी, जो कि हैदराबाद ने डेवलप की थी। उसके बाद कोविडशील्ड हमारे यहाँ के कोरम आपकी सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि आपके पुणे में है, उसके द्वारा तैयार की गई थी। तो ये हमारे भारत की कोविड वैक्सीन है। उसके बाद आपने स्पुतनिक वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी गई थी भारत सरकार के द्वारा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब हमारे यहाँ अगला फैक्ट है, सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रदेश का पहला वैक्सीन सेंटर। ये कहाँ बनाया गया है, ये आपके ग्वालियर में बनाया गया है। ग्वालियर में सोलर एनर्जी से वैक्सीन सेंटर चलाया गया है और
पूर्णतः ये किससे चल रहा है, सोलर एनर्जी से चल रहा है। तो इसको याद रखना, ये कहाँ है आपका, ग्वालियर में है। भारत सरकार के सौर ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ये पायलट प्रोजेक्ट यानी कि आपका एक डेमो प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाता है ना, तो उसके रूप में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। जिससे क्या होगा, इससे वैक्सीन आप स्टोर कर सकते हैं। इसमें आपका कोल्ड रूम रहेगा, वो संचालित किया जाएगा। लगभग 15 लाख रुपए की लागत से आपके 40 लाख डोज की क्षमता वाला जो है यहाँ पर एक रूम बनाया गया है। 40 लाख डोज आपकी वैक्सीन स्टोर की जा सकती है, उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है। तो ये हमारे कहाँ, ग्वालियर में सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रदेश का पहला वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। फिर उसके बाद अगला फैक्ट है हमारा ट्री एम्बुलेंस सिस्टम। अभी तक तो आपने सिविलियंस एम्बुलेंस का नाम सुना होगा, पहली बार आप ट्री एम्बुलेंस सुन रहे होंगे, जो कि बहुत जबरदस्त काम है। और ये आपके राज्य का कौन सा शहर, इंदौर ही कर सकता है। तो इंदौर में जो बीमार पेड़ लगे हैं, बीमार पेड़ कैसे होते हैं, आपके धूल से होते हैं, प्रदूषण से होते हैं, बहुत सारे रोग लग जाते हैं जिनको अनदेखी करते हैं, और वो पेड़ अपने आप में जूझते रहते हैं। पेड़ों में जीवन होता है, ये भी बात सिद्ध हो चुकी है। और ये किसने बताई है, हमारे यहाँ के जो जगदीश चंद्र बसु हैं, वैज्ञानिक रहे, उनने कैस्कोग्राफ में देखकर, जो एक प्रकार का सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, कई दिनों तक, कई समय तक उसमें उनने वाइब्रेंट, उसमें उनने हलचल देखी, और उससे उनने ये प्रूव किया कि पेड़ों में भी क्या होती है, जान होती है, और उनमें भी रोग होते हैं। तो उन रोगों को सही करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्री एम्बुलेंस व्यवस्था। ये कहाँ की जाएगी, आपके इंदौर के सड़कों किनारे, डिवाइडर और जो शहरी उद्यान में बीमार पेड़ लगे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको बचाने के लिए उनकी कटाई छटाई करेंगे, तथा बीमार पौधों पर दवाई की छिड़काव करेंगे, और उनके रोग को आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंग उनका इलाज करेंगे। तो ये आपकी ट्री एम्बुलेंस व्यवस्था कहाँ शुरू की गई है, इंदौर में की गई, इसको जरूर याद रखना। फिर देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी, तो ये देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है, और ये कहाँ, भोपाल के भौंरी में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के द्वारा 500 करोड़ रुपए की लागत से एक भूमिगत हाई सिक्योरिटी लैब स्थापित की जाएगी, जहां पशुओं के रोग पर रिसर्च की जाएगी। और ये सबक हमने कहां से लिया, चाइना से लिया है। कोरोना माना जाता है पशु लैब से ही आया था, या ऐसे जो रोग रहते हैं, बहुत सारे वायरस जो रहते हैं पशुओं से फैलते हैं, तो उससे ना फैले, इसके लिए बहुत ही ज्यादा हाई टेक और बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी में 500 करोड़ रुपए की लागत से जो है भूमिगत इसको बनाया गया है। तो इसको याद रखना, ये देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है, जो कहाँ, भोपाल में स्थापित की गई है। उसके बाद आप देखेंगे इंदौर में बायो सीएनजी मॉडल पर आईआईटी दिल्ली रिसर्च करेगी। तो बायो सीएनजी, जिससे आपका प्रदूषण कम होगा, और ये कहाँ रिसर्च किया जाएगा, इंदौर में किया जाएगा। कौन सी टीम करेगी, आईआईटी दिल्ली करेगी, तो इसको याद रखना है। और उसके बाद जो है सिविल एविएशन को ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा है, तो ये है आपका माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, है ना। ये आपका कहाँ है, ये आपका ग्वालियर में है। और ये क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागरिक उड्डयन, सिविल एविएशन से जुड़े जो कोर्स रहेंगे उनकी क्या देगा, ट्रेनिंग देगा। तो ये याद रखो, सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला इंस्टीट्यूट कौन सा है, माधव इंस्टीट्यूट है। कहाँ है आपका, ग्वालियर में। और अभी आप देख रहे होंगे जो ग्वालियर का राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट है, उसको प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। और वहां आपका एक सैनिक स्टेशन भी है ग्वालियर में, कार्गो एयरपोर्ट भी है, जो कि मालवाहक के रूप में जाना जाता है। तो ये सारी चीजें आपके ग्वालियर में है, और इसी से रिलेटेड आपका ग्वालियर में। और वर्तमान में आप देखेंगे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी कहाँ के हैं, ग्वालियर के हैं। इसलिए ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, ग्वालियर में हो रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगले फैक्ट को हम देख लेते हैं। इटारसी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने पिनाका मार्क 1 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये
हमारे मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है? एक इटारसी में है, एक कटनी में है और आपके जबलपुर में है। जबलपुर में आप देखेंगे धनुष तोप बन चुकी है, सारंग तोप का आपने नाम सुना होगा, जीपी बम का नाम सुना होगा। अभी कुछ समय पहले हमने 40 बम का नाम देखा है जो कि आपके स्वीडन में भेजा गया है। तो ऐसे बहुत सारे आपके बम या इस सेक्टर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा प्रोडक्ट हमारे राज्य में बनाए गए हैं। तो ये इटारसी में बनाया गया है। अब इसको हम देख लेते हैं। ये म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने डीआरडीओ और भारतीय सेना के सहयोग से, तो ये डीआरडीओ जो आपका डिफेंस डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा और भारतीय सेना के सहयोग से पोखरण फील्ड में आपका इसका सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? पिनाका मार्क 1 रॉकेट। ठीक है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद आपका इंदौर में प्रकाश विज्ञान संग्रहालय, तो प्रकाश विज्ञान संग्रहालय कहाँ? इंदौर में आपका बनाया गया है, निर्माण किया गया है। और आरआर कैट का नाम सुना होगा, राजा रमन्ना साइंस एंड टेक, तो ये भी आपका एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो कि इंदौर में है। तो वहां पर विज्ञान प्रकाश संग्रहालय का स्थापना या निर्माण किया जाएगा। अब इसमें प्रकाश विज्ञान से जुड़ी कई चीजें प्रदर्शित की जाएंगी। इस प्रकाश विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन जो है हमारे राज्य के बहुत ही फेमस वैज्ञानिक अनिल काकोडकर, जिनको विज्ञान पुरुष कहा जाता है भारत का। और आपने देखा होगा जो पोखरण का परमाणु परीक्षण सफल हुआ था, हमारे देश का पहला परमाणु परीक्षण 74 में हुआ था जो कि असफल हो गया था, इंदिरा गांधी के समय हुआ था। उसको स्माइलिंग बुद्धा कहा गया था। और अमेरिका की नजरों से हम बच बच के कैसे परीक्षण कर रहे थे वो भी आपने देखा होगा। फिर 98 में हमने सफल परीक्षण किया था और उस समय हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? अनिल काकोडकर थे, आर चिदम्बरम थे और हमारे जाने माने अब्दुल कलाम थे। ठीक है, तो इन्हीं की मेहनत के कारण ही परमाणु परीक्षण सफल हो पाया था। तो यहाँ मुख्य अतिथि कौन थे? अनिल काकोडकर, जो कि आपके बड़वानी जिले से हैं, इसको याद रखना है। उसके बाद ये आज का आपका करंट अफेयर है, इसका कुछ पोर्शन बचा है जो हम अगले पार्ट में लाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा सके, शॉर्ट में ना हो, इसलिए 2 पोर्शन में ला रहे हैं। आपको जो भी शिकायत है, जो भी चीजें अच्छी लगी तो आप कमेंट जरूर करें और अपने रिव्यू देते जाएं। धन्यवाद।